दर्शकों का मेरा सादर प्रणाम। मुझे कहा गया कि फार्मर्स की, किसानों की जो अभी प्रॉब्लम है, खासकर एमएसपी को से संबंधित, उसके विषय में कुछ अपने विचार देने के लिए मैंने अपनी किताब टर्न अराउंड इंडिया 2020 में इसके बारे में लिखा है। आज मैं आप लोगों के सामने उसकी ब्रीफ संक्षिप्त में कहना चाहूँगा। पहले मैं यह बताना चाहूँगा कि भारतवर्ष स्वतंत्र होने के बाद में उस समय हमारे पास में सिंचाई के साधन पूरे नहीं थे। इस वजह से देयर वाज रेगुलर शॉर्टेज ऑफ फूड था और ख़ास करके ड्रॉट के समय वो फूड प्रॉब्लम एग्जैगरेट हो जाती थी। उस हमारी सरकारों ने बांध बनाए, नहरें बनाई और 1960 में जाके ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। किसानों के साथ बात करके, उन्हें मोटिवेट करके, उनकी प्रॉब्लम को समझकर, और फिर 1965 में एफसीआई फर्टिलाइजर जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका फॉर्मेशन हुई और 1965-66 में एमएसपी फर्स्ट टाइम इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई। उसके बाद में किसानों ने प्रोडक्शन बढ़ाया और चूँकि उनको एमएसपी भी मिल रही थी, पानी भी मिल रहा था और गवर्नमेंट के दूसरे सपोर्ट भी मिल रहे थे, और किसानों ने भारतवर्ष को न केवल आत्मनिर्भर बनाया बल्कि फूड का प्रोडक्शन सरप्लस कर दिया, पॉपुलेशन बढ़ने के बावजूद भी। मेरे ख्याल से, मेरे इस विचार से सब लोग सहमत होंगे कि आज के दिन जो फार्म सेक्टर है, कृषि क्षेत्र है, वह सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएट करता है, काम धंधा क्रिएट करता है, किंतु उसकी इनकम कम रहती है, बट जॉब क्रिएट करता है। और ख़ास करके हमारी गांव की इकोनॉमी, जिसको हम लोग रूरल इकोनॉमी बोलते हैं, उसका कृषि क्षेत्र एक बैकबोन है। किंतु आज के दिन यदि हम हमारे किसान भाइयों का ये इनकम देखें तो केवल कृषि क्षेत्र में, मैं इसमें लाइव स्टॉक फार्मिंग माने बाकी जो दूसरी एक्टिविटीज़ को हटाकर बात करूँ, तो उस केवल कृषि क्षेत्र में आय बहुत कम है और सस्टेनेबल नहीं है। और यही कारण है, जब उनकी आय नहीं होगी तो उनके पास जो काम करते हैं उनकी आय ज़्यादा कैसे होगी। तो यही कारण है कि गांव में और शहरों में, जिसको कि हम इनकम डिस्पैरिटी बोलते हैं, वो इनकम डिस्पैरिटी बढ़ती जा रही है। किंतु दूसरे तरफ यह भी सही है कि सारी सरकारें, राज्य सरकारें और सेंट्रल में जो है हमारी भारत सरकार, किसानों के लिए काफ़ी सुविधाएं देती हैं। खासकर कृषि क्षेत्र में जो इनपुट्स लगते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, फ्री वाटर है, सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी, कुछ जगह पे फ्री इलेक्ट्रिसिटी है, सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइज़र, बीज, और इस प्रकार की इनपुट सब्सिडी जो है वो सब सरकारें देती आ रही हैं। किंतु जब कोई भी प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्शन के लिए इनपुट सब्सिडी मिलती है तो उससे प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो जाती है। तो आप कह सकते हैं और कि यह सब्सिडी अगर सही में देखा जाए तो यह कंज्यूमर के लिए है। क्यों ऐसा कह रहा हूँ मैं कि यदि मान लीजिए इन इनपुट सब्सिडी को हटा दें तो फूड की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो सारे कंज्यूमर को बियर करना पड़ेगा। अब वो सब्सिडीज़ है तो फूड की कॉस्ट कम होती है, तो यह इनडायरेक्टली फार्मर को सब्सिडी नहीं है। मेरे अपने विचार से यह सब्सिडी कंज्यूमर्स के लिए है। उसके अलावा
जो किसानों को बेनिफिट देने के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं। अब सब तो गिनाना मुश्किल है, तकरीबन 20 एक स्कीम्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। फिर हर राज्यों में अलग अलग किस्म की स्कीम्स हैं कि किसानों को कैसे सपोर्ट किया जाए। बट इनका इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। उदाहरण के लिए मैं जैसे कहूँगा, क्रॉप इंश्योरेंस बहुत अच्छी स्कीम है, किंतु इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है, इसके विषय में किसान बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आती हैं करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए। अब सवाल यह है कि सरकारें भी कर रही हैं और किसान भी सफ़र कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम तो है। तो प्रॉब्लम को हम कैसे रिजॉल्व करें? सरकार की भी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, बजट से कितना क्या खर्च कर सके, और इधर किसानों के प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी ज़रूरी है। तो मैं अब आगे का जो डिस्कशन है, जो उनकी मेन डिमांड है किसानों की, कि लीगल गारंटी ऑफ एमएसपी, मतलब एमएसपी के लिए एक कानून बनाया जाए कि यह कोई भी है माल जो है इससे नीचे में नहीं खरीद सकेगा। ये उनकी मुख्य डिमांड है। उसके ऊपर बात करें, फिर बाकी ऐसे सारी सब्जेक्ट के ऊपर बात करने से तो ये डिस्कशन बहुत लंबा हो जाएगा। मेरे अपने विचार से यह प्रॉब्लम फुल्ली सॉल्वेबल है टू ए लार्ज एक्सटेंट, आई वुड से, विदाउट मच फिस्कल बर्डन ऑन द गवर्नमेंट। मतलब सरकार के ऊपर में बहुत ज़्यादा बोझ नहीं डालने के बावजूद भी यह करना संभव है। सबसे पहले इसके लिए मैं मानता हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व होने के लिए सबसे पहले म्यूचुअल ट्रस्ट, आपस में विश्वास और एक टीम स्पिरिट, दोनों मिलकर काम करना, और डिस्कशंस होने जरूरी हैं, कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन। तभी हम कोई प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि कई बार हमारे घर में एक प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपस में मिलजुल के बैठ के और एक दूसरे से बात करके उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। तो देश भी एक बड़ी फैमिली है जिसमें कि सरकार एक फादर के माफिक है और ये सारे उसके जो मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं। देखिए, किसान को प्रॉब्लम कहाँ आती है, इस बात को ज़रा गौर से समझने की चेष्टा करेंगे। मैं एक इंडस्ट्री से कंपैरिजन करता हूँ। इंडस्ट्री की साइकिल, प्रोडक्शन साइकिल 1 दिन 2 दिन की में होती है कि आज रॉ मटेरियल डाला तो कल बन गया, या आज ही उसका फिनिश माल बन गया। किसानों के केस में इनकी प्रोडक्शन साइकिल लंबी है, तकरीबन 5-6 महीना। वह 5-6 महीना तक सब मेहनत करता है, खेत को जोतता है, उसको सीड डालता है, फिर उसकी देखभाल करता है, इत्यादि इत्यादि। तो 5 से 6 महीने के बाद में उसका प्रोडक्शन आता है। तो इस 5-6 महीने के दौरान तो उसका पैसा लगते ही जा रहा है, उसकी मेहनत भी लगती जा रही है, पैसा भी खर्चा लगते जा रहा है। तो जब उसका प्रोडक्शन आता है, वह डेस्परेट रहता है कि भाई इस माल को मैं बेचूं कैसे भी करके। तो उसमें एक सर्टेन पोर्शन तो गवर्नमेंट, सरकारें जो एफसीआई के माध्यम से एमएसपी रेट्स में खरीद लेती है, क्योंकि वो खरीदना जो है, चूँकि गवर्नमेंट की अपनी फूड स्कीम है, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है, उसकी रिक्वायरमेंट तो खरीद लेती है। अब ज़्यादा खरीद ले तो क्या करे, और इतना बोझ डाले। तो यही करने में किंतु बाकी का जो माल है, बाकी का जो उसके माने प्रोडक्शन है, वह उसको जब बाज़ार में बेचने जाता है तो बाज़ार की डायनामिक्स समझिए। क्रॉप सीजन में एक साथ जब इतना माल आएगा मार्केट में, तो यह बाज़ार की रेट डाउन जानी ही जानी है। तो उसको डिस्ट्रेस सेल में माल बेचना पड़ता है, या फिर कुछ सक्षम किसान जो है उसको स्टोर कर लेते हैं। सब तो नहीं कर सकते हैं, और जो खरीदने वाले क्या करते हैं, वो उसका स्टोरिंग कर लेते हैं गोडाउन में, और फिर धीरे धीरे जब माल आना बंद हो जाता है तो फिर वो गोदाम से निकाल कर उसको बेचते हैं। कुछ क्योंकि जो भी खरीदेगा, स्टोरेज चार्ज है, प्रॉफिट है, करने के लिए खरीदेगा। तो यह काम जो है किसान के लिए तो ठीक नहीं रहा। तो बदली हुई परिस्थिति में मैं क्या कह रहा हूँ कि देखिए कि एफसीआई
जो इसके पहले मैं बता दूं कि अगर 100% खरीदना एफसीआई के लिए या सरकार के लिए संभव नहीं है। अभी ऑलरेडी जितना खरीदती है उसमें एफसीआई के ऊपर में 4 से 5 लाख करोड़ का ऋण हो रखा है और उसके कोई इनकम नहीं है, तो ये ऋण कितना बढ़ाएंगे? अल्टीमेटली तो फिर सरकार की ही लायबिलिटी हो जाती है। तो मैं इसके लिए जो सोल्यूशन दे रहा हूँ आपको, वो विन विन सोल्यूशन दे रहा हूँ कि उसमें यह है कि एफसीआई जो है उसका जो रोल है वो बदलना चाहिए। एफसीआई, मैं इंग्लिश में कह रहा हूँ कि एफसीआई शुड बी कन्वर्टेड टू स्टोरिंग एंड मार्केटिंग एजेंट। कहने का मतलब यह है कि किसानों, कहने का मतलब यह है कि जब एफसीआई को डायरेक्टली खरीदने की कोई दरकार नहीं है, उसको यह सुविधा देनी है किसानों को ये कि जब माल मंडी में आएगा तो वह उसका ऑक्शन करेंगे, ऑक्शन करके 95% बेस प्राइस ऑफ एमएसपी, उसको बेस प्राइस करके ऑप्शन करेंगे, 95% से नीचे में नहीं। अगर जितना बिक जाता है बिक जाता है, नहीं बिकता है तो वह स्टोर कर लेंगे अपने गोदामों में, एफसीआई अपने गोदामों में, और एक गुड्स रिसीट उसकी किसान को दे दी जाएगी और उसमें स्टोरेज और इंटरेस्ट चार्जेस लगेंगे और ये रिसीट वैलिड रहेगी केवल 6 महीने तक। और वह चार्जेस जो है माने इसके इंटरेस्ट के बाबत में, जो कि 90% लोन दे रही है उसके अगेंस्ट में, 90% लोन, 100% लोन नहीं कर रहा हूँ मैं, 90% जो उसकी वैल्यू है एमएसपी की रेट से 90% उसका लोन दे देवे। इंटरेस्ट और स्टोरेज चार्जेस 10% पर एनम से ज़्यादा न हो, 9 से 10%, थोड़ा बहुत कम बेसी जो भी सरकार डिसाइड करे उसके ऊपर में। अब जैसे कि मैंने बताया कि क्रॉप सीजन के बाद में उसके दाम बढ़ेंगे, तो कुछ तो क्या है कि किसान डायरेक्ट सेल करे और कुछ एफसीआई उसको मदद करे, ई नाम प्लेटफॉर्म से या डायरेक्ट नेगोशिएशन से मदद करे। जहां एफसीआई मदद करेगा वह अपना सर्विस चार्ज अलग लेगा, मे बी 0.1%, 0.2%, जो भी है तो सरकार निश्चित रूप से करे, वह उसकी इनकम होगी। और जब वो स्टोरेज एंड ये चार्जेस लेता है, जब लोन देता है तो उसको जो रेपो रेट में लोन मिलना चाहिए बैंकों के द्वारा, सो दैट उसमें भी कुछ थोड़ी इनकम एफसीआई की आवे। माने एफसीआई के ऊपर बर्डन डालने से नहीं होगा, उसकी कुछ थोड़ी इनकम आनी चाहिए उसके ऊपर में। और अब है कि इस बीच में सरकार को यदि पीडीएस के लिए जो दरकार है अलग से खरीदने की दरकार नहीं है, वह इसी से किसान से बात करके उनकी सहमति से माल खरीद सकता है। और नहीं तो ई नाम द्वारा, ई नाम प्लेटफॉर्म से या डायरेक्ट नेगोशिएशन से या एफसीआई की सहायता से वो अपना माल जो बेचता है, जिस भाव में बेचता है, उसके लिए एक लीगल गारंटी रहनी चाहिए कि भाई 95% एमएसपी से नीचे में नहीं बेच सकते, इंस्टेड ऑफ 100%। उससे ऊपर में जो भी अगर माल खरीदना है उनको खरीदना पड़ेगा। तो यह क्या होगा कि धीरे धीरे नेक्स्ट क्रॉप आने के पहले उसके रेट बढ़ती जाएंगे, निश्चित रूप से बढ़ेंगे। मैं अपने खुद इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, बिजनेसमैन हूँ, 50 साल का अनुभव है और मेरे फोर फादर इसमें एग्रीकल्चर में ट्रेड भी करते थे 50s और 60s में, तो मुझे इसका अनुभव भी है। तो मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि उस समय दाम जब बढ़ेंगे उसके ऊपर में एफसीआई के ऊपर में कोई भी बर्डन नहीं रहेगा, अल्टीमेटली सारा माल बिक जाएगा। हाँ, जिस समय सरप्लस प्रोडक्शन हो गया, एक साल आता है जब सरप्लस प्रोडक्शन हो जाता है, तो उस सरप्लस प्रोडक्शन में एफसीआई को एक्सपोर्ट करने, स्टेट एजेंसीज के द्वारा एक्सपोर्ट करे। इसमें सरकार को मदद करनी पड़ेगी कि एक्सपोर्ट करते समय कुछ दी देन सिचुएशन के हिसाब से कुछ फिजिकल इंसेंटिव, एक्सपोर्ट इंसेंटिव दे देवे, क्योंकि एफसीआई के ऊपर में उसको स्टोर की जगह तो खाली करनी है उसको। और इस टोटल प्रक्रिया में मैं समझता हूँ कि बगैर कोई बड़े सरकारी बोझ के
इनकी लीगल गारंटी अगर दी जाती है तो किसानों को की आय डेफिनेटली बढ़ जाएगी। हाँ, ड्यू कोर्स में जाके जितने भी एफसीआई गोडाउन्स हैं उनके पास में गवर्नमेंट प्रमोट करे लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अलावा जो फूड प्रोसेसर्स हैं जैसे राइस मिल है, आटा मिल है, लाइक वाइज जितने भी फूड प्रोसेसर्स हैं उनको भी ज़मीन देवे, उनके अगल बगल में करे। तो इस तरीके से वो एक एग्रीकल्चरल हब टाइप का बन जाएगा जिसमें कि रूरल प्रॉस्पेरिटी भी आएगी। तो मैं समझता हूँ कि यह काम जो है, यह जो मैंने इसके बारे में किताब में और अपने पिछले आर्टिकल्स वगैरह में लिखा है, यह करने से किसानों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हमें ध्यान देना चाहिए, हमारे अन्नदाता हैं, और मिलजुल कर सरकार के साथ में बैठकर इस बात को रिजॉल्व करना चाहिए। एक बात ध्यान रखना चाहिए कि भाई सरकार की भी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, तो उनकी भी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। तो दोनों को एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझकर इसको रिजॉल्व करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।